नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पिछले वीडियो से आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू किए हैं और उसके पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास ये सब पढ़ चुके हैं। और अब चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो देखिए, हम लोग अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, या आरओ का, जिसमें जो आने वाला एग्जाम, तो उसके लिए आपको ये घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पिछले क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन आए हुए रहते हैं पिछले ईयर में, उन सभी का इसमें एनालिसिस होता है। कौन क्वेश्चन कौन से किस पैटर्न से आते हैं, कैसे आते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपको टेकल करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, टाइम टेकन, तो ये सब आप इसमें समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज्य, जिसमें कि पंजाब एवं मैसूर रहेंगे। इसका नोट्स देखते हैं पहले। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। देख रहे हैं, पंजाब की राजधानी राजनीतिक ये लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी अमृतसर। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था और उसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड्ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों, संधावलिया और सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिंलियावाड़ा का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ये नेतृत्व था किसका? तो यह अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व लॉर्ड गप और सिख सेना का शेर सिंह नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के समय भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन था? तो श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो यह है सुकर चुकिया। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह है सुकर चुकिया। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो यह थी लाहौर, राजनीतिक राजधानी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो यह किया था लाहौर में, क्योंकि राजधानी थी। रणजीत सिंह की सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात तो मुल्तान, कश्मीर इत्यादि को छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त महमूद
मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोए-नूर भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों में एक निगाह देखूं, इसलिए उसे दूसरी आंख रोशनी ले ली? तो ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो ये थे खड़ग सिंह। किस सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे दलीप सिंह। 1843 से 49 तक शासन किया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही कथन सत्य है, तो बाकी गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो यह है दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो H.M. इलियट और सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, और इसमें ऑप्शन ए भी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए है H.M. इलियट। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो यह हुआ था हैदर अली। देखिए यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकुट। तो ये हो जाएगा सर आयरकुट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो ये बनाया था श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये ऑप्शन डी है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो यह है पोल्लीलूर में। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में का आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के अवसान श्रीरंगपट्टनम का संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो यह है 1799 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए। बाकी इस पर लेसन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। सेकेंड है,
द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूरी 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस से भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अब यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि तो हमेशा से याद होगा आपको, 1765। अगर यहाँ पे करना हो तो इसको 2 काटिए, यहाँ भी 2 काटिए, अब 4 बचा है। तो अब यहाँ मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि हुआ था आपका 1784 में। सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में और मद्रास संधि 1769 में। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के 12 अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में। मंगलौर की संधि आंग्ल मैसूरी युद्ध 1780 से 84 टीपू सुल्तान अंग्रेजों की 1784 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी बाद महादजी सिंधिया मध्यस्थता अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई थी। मद्रास संधि प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो यह करवाया था सरधना। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ की। ये गलत है, ये नहीं प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की। सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड में रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सही है। फिर मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, सही नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पर रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर की सवाई जयसिंह यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण कराया। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और सेकेंड है तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और थर्ड है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790-92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन सही है। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया है। और अब आता है गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया और उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार सीमा से बाहर कार्य करते थे।
अपनी प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में देश शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का हस्तांतरण हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 था ईस्वी था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति के वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित था। तो वारेन हेस्टिंग की अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 95 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख नीतियां। ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। अधीनस्थ पाठक की नीति 1813 से 57। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। बराबर के संघ की नीति 1935 से 47 तक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी इसमें है, केवल दो सही है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग सदस्य, देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिक का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 से 60 एवं 1765 से 67 अवधि में रहा। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो प्रथम गवर्नर दिखा रहे हैं, गलत है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये कौन थे? तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ा क्लाइव। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत गवर्नर बनना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका। देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 हुआ था। वारेन हेस्टिंग बंगाल गवर्नर 1772 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कथनों का सही बताइए, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। और तीसरा है, लॉर्ड वेंटिंग सबसे बड़ा ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और तीसरा है, चौथा है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में संग्रहित किया। यही गलत है। देखिए यहाँ पर, क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून के सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया गया।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 में जैतपुरा तथा संबलपुर, 1850 बघाट, 1852 उदयपुर, 1854 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो यह है लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजा चेत सिंह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। घेरे की नीति इसी ने अपनाया था। रिंग्स फेस नीति संबंध इनमें से किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से, हेस्टिंग से है। निम्नलिखित किसने बंगाल में दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये किया था हेस्टिंग ने किया था। बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह किया गया था लॉर्ड क्लाइव द्वारा। किस गवर्नर जनरल महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था? हेस्टिंग क्लाइव। तो यह हो जाएगा हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया जो 1748 से 88 से 1795 तक चलता रहा। उसके अच्छे कार्य के लिए उसको सभी से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? किस पे? तो हेस्टिंग था ये। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था आपका सर जॉर्ज बार्लो। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पसंदीदा सिविल सेवा कोवेंटेंट सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो यह कॉर्नवालिस था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? तो यह है कॉर्नवालिस शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? तो यह है दरोगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता था है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा लागू कथन सही नहीं है? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना सही है। कंपनी के लिए एक नियत का आय का प्रबंधन करना ये गलत है। चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया के विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो यह है पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था और उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की समरसता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ ही की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट है, 1802 की वसीन की संधि हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो यह है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक था? तो यह है अवध का नवाब। वेलेजली ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह पहली प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने
उसका विकास कर आप अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन ने बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया? तो यह है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, तो जोधपुर के राजपूत और मैसूर के शासक। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी और मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 तथा जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह है हैदराबाद के निजाम। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम बताइए। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो इस सभी लाइन सही है, अभी हम लोगों ने ऊपर डेट पढ़ा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो यह है लॉर्ड वेलेजली। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? तो यह अंग्रेजों के प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था, सहायक संधि 1863, सहायक संधि 1863 में हुआ था, ये गलत है, ऑप्शन बी। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों कंपनियों के लिए भारत पर व्यापार करा 1813 में। देखिए यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी सत्ता श्रेष्ठता स्थापित करने के फ्रांसीसियों का भय को समाप्त करने के लिए उद्देश्य वेलेजली सहायक संधि 1798 में हुआ था, न कि 1863 में। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो यह है लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी सम्मिलित नहीं है, जो है यही नहीं बताना है सम्मिलित, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है, हेक्टर मुनरो, हेस्टिंग और वेलेजली। ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। सर थॉमस मुनरो की किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह है 1820 से 27। इसको आप पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? ये है कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया।
1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। देखिए ऐसे कुछ अंग्रेज जब ऐसे से काम करते थे तो ये कार्य बहुत अच्छा होता था, जैसे ठगों को बंद करना, सती प्रथा बंद करना, बल नर बलि ऐसे जो है ये सब बंद करना, ये सब सही कार्य था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन, याद रखिए कैप्टन स्लीमैन 1837। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसमें हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। धर्म परिवर्तन ये नहीं किया था, बाकी ठगों और दास और सती प्रथा सब बंद किया था। कब बंद किया था ये भी देख लीजिए। 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल 1829 में उसने सती प्रथा को बंद किया, 1833 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये लगाया था बेंटिक ने। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो यह है विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? यह किया गया था 29 में। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी है क्लीवलैंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? यह 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 था। बघात रियासत ब्रिटिश विलय कब किया गया? तो अभी उन्होंने ऊपर पढ़ा था 1850, तो यह हो जाएगा आपका बघात 1850। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपनी क्षेत्र में नहीं मिलाया? सिंध, ग्वालियर, सतारा, अवध। ये ग्वालियर को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, तो यह है 1856। विलय का सिद्धांत तहत निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघात, उदयपुर। तो झांसी हुआ, बघात हुआ, सतारा सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन सी पहले ले लेते हैं, सतारा, फिर बघात हुआ था, और फिर उदयपुर, और फिर झांसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय, 48 में पंजाब का विलय, 56 में अवध का विलय, झांसी का 55 में। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है अवध का सही है, बाकी ये 48 है, और ये 49 है, और ये 56 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो ये अवध। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय झांसी, सतारा, संबलपुर। तो पहले सतारा लीजिए, सतारा हो जाएगा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। 3, 2, 1। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा, कहाँ गया? सतारा, ये 1848। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा, 1848 याद रखिए। जब सतारा बोली तो 48 याद रखिए। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो यह है लॉर्ड एनबरो के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेन बरो के काल 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 18 अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के सिंध को संपूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो यह किया था नेपियर ने। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो यह किया 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। एक, पहला 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल के कुछ सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है कि किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। दूसरा है 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और
तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। और तीसरा है 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह है जेम्स आउटरम। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। प्रथम 1853 में बंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों में हुआ था? तो यह है बंबई से थाने। और भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो यह है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो यह है डफरिन के समय। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो यह है कैनिंग का समय कब था? तो ये देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिनियम के नियम 15 के 15 तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किए गए। फिर है क्वेश्चन 72 नंबर, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो ये सुनाया था वेंटिक, कहाँ गया, कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किए गए। इसी ने ही अपना वहां पे पढ़ा हुआ था कि अब से कोई वायसराय नहीं रहेगा, इलाहाबाद की गवर्नर नहीं रहेगा, बाकी सब अब वायसराय हो जाएंगे, यानी अपने खुद को ये वहां पे सबको मनवा लिया। तो ये हो गया प्रथम वायसराय कैनिंग। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय है? तो वही पढ़ा हुआ था, वही हो जाएगा कैनिंग। फिर है 1 नवंबर 1858 को मरीना विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का उत्तराधिकार पुनः स्थापित किया था। किसने? 1858 की सामग्री घोषणा ने। देखिए यहाँ पर महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया, 1 मिनट। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, उसमें सी 1877 में। देखिए यहाँ पर राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन बी है लॉर्ड एनरो ने। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यही सही है, बाकी वेलेजली चतुराईपूर्ण और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि कैनिंग ये सब गलत है। देख लीजिए यहाँ पर इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई निष्क्रिय कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने किया था। सहायक संधि वेलेजली तथा बेवकर का सिद्धांत डलहौजी का संबंध था। भारतीय कांग्रेस की स्थापना एवं होम डफरिन कार्यकाल में 1884 से 88 में किया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त और वेलेजली सहायक, डलहौजी व्यपकत और लॉर्ड कैनिंग ए उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब तो याद भी हो गया होगा, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 17वां रेगुलेशन एक्ट है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग का काल तृतीय तथा अंतिम मराठा युद्ध 1817 से 18 में हुआ था, इसलिए गलत है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो यह है 1818। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है सर जॉन शोर। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा के जीत लिया गया तथा मेजर जनरल आक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया गया। और पढ़िए आगे यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एल एन बरो अवध की विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये सही है वेलेजली। तो देख लीजिए यहाँ पर लॉर्ड एलन बरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय, डलहौजी कुशासन का आरोप 1856 में अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये सही था। और हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखिए डफरिन कांग्रेस का स्थापना मतलब खुद ही अपने लिए एक नया बीज बो दिया। डफरिन यानी डफर था, मतलब डफर नहीं था, एक याद करने का तरीका है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर 1833 का पारित होना और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉर्ड और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। ये जो लिटन के समय द्वितीय अफगान युद्ध 1778 से 1800 हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ था? तो ये था आपका जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था मेयो ने। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके समय हुआ था? तो ये मेयो के समय में हुआ था। कब हुआ था? 72 में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? यह है मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो यह किया गया मेयो का हुआ था। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो यह है मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो यह था लिटन 1876 में। अफगानिस्तान की प्रति आक्रामक नीति की वायसराय ने अपनाई थी? तो यह बनाया था लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो यह है कर्जन। देखिए कर्जन 1899 से 1905 7 वर्ष तक, और लॉर्ड डफरिन 74 से 88 4 वर्ष तक, और ये हार्डिंग 1910 से 16 6 वर्ष, और ये मेयो 1869 से 72 3 वर्ष। देखिए ऐसे अगर दिया रहा है एक्सप्लेनेशन, तो जैसे कर्जन 1899 से 1905 में था, तो याद कर लीजिए 99 से 5 में, डफरिन 84 से 88 था, हार्डिंग 1910 से 1916 तक था, और मेयो 1869 से 72 तक था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था है 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, तो यह है रिपन द्वारा। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया।
ग्लैस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह है कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनैतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त प्रशासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो यह किया था रिपन ने। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि की घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? तो यह रिपन ने किया था। इसका कार्य अच्छा था। नेक्स्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों मजदूर संघ बनाने के नियम दृष्टि से पारित किया गया नियम था। तो यह और दूसरा है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। देखिए यहाँ पर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मानदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जातीय एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यह है लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, अभी पढ़ा हम लोगों ने रिपन, तो यहाँ हो जाएगा रिपन, बाकी सही होगा। तब सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली और राज्य अपहरण नीति ये डलहौजी है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, हम लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं यहाँ पर। तो आपका ये हो जाएगा पहला का क्लाइव जो है अंग्रेजी शिक्षा था, और वेंटिक, तो ये वेंटिक हो जाएगा आपका, नहीं क्लाइव हो जाएगा आपका बंगाल में दोहरा शासन, और वेंटिक हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा, और चार्ल्स मेटकाप हो जाएगा प्रेस से संबंधित प्रतिबंध हटाना, और कर्जन हो जाएगा बंग विभाजन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CDAV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को से मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी, ये डलहौजी जो है ये वेबका सिद्धांत कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड ये विलियम वेंटिक हो जाएगा आपका सती प्रथा, और रिपन तो ये स्वायत्त स्वशासन था, और कर्जन बंगाल विभाजन। कर्जन से याद रखिए 1905 का बंगाल विभाजन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा DABC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है? कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, वेलेजलिस अस्थायी बंदोबस्त, एल बर्नार्डो सिंध की विलय। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यह हुआ था कर्जन के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कर्जन। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? कर्जन।
प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के पारित हुआ था, कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह है कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह किया था जी गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपीरियल के कैडल क्राफ्ट की स्थापना किसने किया था? तो यह किया है कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ये कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। तो देखिए यहाँ पर कर्जन 1899 से 1905, हार्डिंग 1910 से 16 और चेम्सफोर्ड 16 से 21 है, इरविन जो है 26 से 31 है। नेक्स्ट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कर्जन के प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। फूट डालो राज्य करो की रणनीति किसकी है? कर्जन की रणनीति है, मिंटो की भी थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कर्जन बोला था। कहाँ गया? ऑप्शन सी है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था? ऑप्शन डी है, मिंटो। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ऑप्शन डी है, रीडिंग यहूदी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी है। वर्नाकुलर एक्ट ये लिटन हो जाएगा, ये कर्जन नहीं है। इल्बर्ट ये रिपन सही है, तो वर्नाकुलर एक्ट ये आपका लिटन हो जाएगा। ठीक है, ये 1878 का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम वेंटिक, इल्बर्ट, रिपन, रिंग्स फेस नीति वारेन हेस्टिंग और ये वर्नाकुलर एक्ट कर्जन। तो ये हो जाएगा लिटन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? तो यह है हार्डिंग। सम्मिलित करने का क्वेश्चन है, चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति हड़प नीति का अब तो याद ही हो गया होगा, हड़प नीति डलहौजी का था। और बंगाल को विभाजन ये कर्जन का है। और बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार वेंटिक। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, बहुत सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो देखिए पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सूची 1 है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग 1773, भारत का गवर्नर जनरल एक्ट 1833, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय एडविन इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आर्कीवाल्ड पर्सिवल वेवेल वाइकाउंट और अर्ल वेवेल, जेम्स एंड्रूज ब्राउन, रैमजे डलहौजी, अर्ल मार्किस, चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस, गिलबर्ट जॉन इलियट मरे, कीनीमांड मिंटो का अर्ल और लॉर्ड माउंटबेटन बर्मा का अर्ल माउंटबेटन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का तीसरा है और बी का दूसरा है, सी का 4 है, डी का 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं 1833 का डलहौजी नियुक्ति, 1858 का मिंटो और 1935 का वेबेल। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन ये है, ये कौन से ईयर में आया हुआ था? 1996 में आया था ऐसा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे भी मिलाते हैं। सतारा 1848 था। अवध और संबलपुर, तो संबलपुर आपका हो जाएगा 1849 हो जाएगा ये, और अवध हो जाएगा आपका 1856 और झांसी हो जाएगा 54। तो इसका यहाँ देखिए हो जाएगा संबलपुर 1800, ये क्वेश्चन इसको हटाइए। संबलपुर 1849, सतारा 1858, अवध 1856, झांसी 1854। देखिए यहाँ पर निम्न में से किस वायसराय कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर 1 से अधिक है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली उपाधि
समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से 1860 ईस्वी इन उपाधियों के लिए दिए जाने के लिए साक्ष्य हैं। चलिए, तो अब अगला आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसको भी इसी वीडियो में पढ़ना है, तो आप लोग थोड़ा पढ़िए इसको। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू-संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया और इसे स्तरमरारी जमींदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न-भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था। 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए पास रखना था। आप इसको वीडियो पॉज करिए, पढ़िए। मैं वीडियो थोड़ा आगे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि। कौन सा कथन सही है इसमें? तो 1 और 2 सही है, और बाकी बाहर जो अंग्रेजों द्वारा लाई गई निधि ये गलत है। देखिए यहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर किया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग होता था। यह है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं था, इसका कारण था, यह हो जाएगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं से निर्यात कुछ कट गया क्या? 18वीं से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो यह थे आपके कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा, अफीम। KRSA ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यह किया था कॉर्नवालिस ने। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था आपके कॉर्नवालिस के। इस्तमरारी अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से है। अस्थायी बंदोबस्त ये जमींदारों के साथ हुआ था, और गवर्नर जनरल ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था प्रस्तापित की थी कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो यह किया था 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना, ये भी सही है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि
खेतिहरों का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किए गए, इसका क्या कारण था? तो यह है, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन बी, कोई नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू होने का कारण था, तो यह है जमींदारों का जमीन पर अधिकार, जमींदारों के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार और स्वेच्छा से यह जाएगा। भू राजस्व राजस्व का निर्णय करना, ऑप्शन सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिए यहाँ पर डैश है, और में बंगाल और बिहार भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो यह किया था 1885 में, यहाँ लिखा है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है? कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रीड और थॉमस मुनरो, 2 और 3। रैयतवाड़ी बंदोबस्त द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बरामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों के भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? यह किया था मद्रास में। भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, तो यह है बंगाल तथा मद्रास। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो यह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो यह है पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो यह है मुनरो और एल्फिस्टन। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो यह है मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत के पट्टे देती थी। और तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ऑप्शन सी है, तीनों से हो जाएगा। 2012 क्वेश्चन ये है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, और जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी, और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। मालवाड़ी पद्धति 30% हिस्सा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। अतः कथन और कारण दोनों सत्य और सही व्याख्या भी कर रहा है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 95 में, और 1900 में, 1905 में, तो 1900 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। 1839 में 5 लाख रुपए लगाया गया था। इस समय तो बहुत हाई होगा फिर। जजमानी, जजमानी क्या होता है? तो यह जजमानी कहाँ पर लागू हुआ, कहाँ पर था जजमानी व्यवस्था? तो जजमानी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। जो कहते हैं जजमान, और उसको जो जजमान के सामने वाले रहते हैं उसको बोलते हैं कमीन। 12 बलूट, 12 बलूट आपके हो जाते हैं महाराष्ट्र के। और मिरासी, मिरासी आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु में बात होता है। अडाडे ये कर्नाटक है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 1342 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश से भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह है 40%। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो पहला है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन में हित में किया जा रहा है। नहीं, गलत है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पर निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह है दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कहाँ है? यह है ऑप्शन नंबर डी। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। उसी के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी थे और सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आर सी दत्त भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था? तो बाल गंगाधर तिलक थे, आर सी दत्त थे, एस सी राणे थे, सर सैयद अहमद खान नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह हुआ था 1901 में। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो यह है उदारवादी दल, ऑप्शन ए। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी। और अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो पहला कथन सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो यह है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय आत्मविश्वास जगाया। और तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल एक सही है। 1 मिनट आप इसको पढ़िए, मैं आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक।
चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इसको। 43 नंबर क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह किया था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स भी बोले थे भारत के विषय में। देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह है सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग और बेनियान और मिरासिदार, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो औरंग राज्य कोष प्रभारी, ये गलत है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, सही है। मिरासिदार ये राज्य का नामित राजस्वदाता था, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था, तो यह है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए यहाँ पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनके बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस पर उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी 2020 क्वेश्चन था, 2018 क्वेश्चन था। ये 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? पहला है, भारतीय दस्तकार उद्योग नष्ट हो गए, यही सही है, लेकिन और भी पढ़ते हैं। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, दूसरा है। तीसरा है, देश के अधिक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क। तो पहला सही हो जाएगा। कैसे सही है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहला है, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरा है, भारत माल अत्यधिक चुंगी कर लगाना। तीसरा है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात। और चौथा है, रेल मार्गों का विकास। और पांचवा है, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरा दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेजी घुसपैठियां थी जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देसी सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। तो इस प्रकार ये भी समाप्त हुआ। और अब आता है 1857 क्रांति, तो इसको भी इसमें पढ़ते हैं। क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया,
किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक मंगल पांडे ने अपने एजेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे ने हत्या किया था, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। याद रखिए 34वीं एनआई रेजिमेंट। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिसने आतंक आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दवा नल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी थी। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मड़किंग का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरम पंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने बेबकत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। देखिए ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक क्राउन पर स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया गया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, तो यह है अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में? तो ये हो गया था बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे? तो यह है बैरकपुर। मंगल पांडे सिपाही था, तो ये थे 34 थे यार, बताया ना 34, ये 34 है, यहाँ इसमें गलत है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ऑप्शन सी है बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था? तो यह था W.H. रसेल।
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह शुरू हुआ था मेरठ से 10 मई को। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 को सत्याग्रह संग्राम संबंधी पहली घटना हुई थी, तो यह हुआ था सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना, 11 मई 1857 को पहुंचे थे। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास करना, और जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो ऑप्शन ए है कमल और रोटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? ऑप्शन सी है दिल्ली। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो ऑप्शन सी है वाराणसी। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह है खान बहादुर। देखिए यहाँ पर बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद को प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह है ग्वालियर। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध सामना किसे हुआ था? यूरो से हुआ था। देखिए यहाँ पर भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में अकेली मर्द है, यूरोज ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह है बेगम ऑफ अवध, हजरत महल, इसको हजरत महल भी बोलते हैं इनको। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये है कहाँ है? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो कहाँ है? हजरत महल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। कहाँ के? इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 संग्राम में विद्रोहियों का कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान? ये हो जाएगा अवध में। देखिए यहाँ पर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो यह थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर बहुत लंबा इनके लिखा हुआ है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवोल गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानादेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, मतलब सो रहे थे।
यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। उनके दोस्त ने उनको धोखा दे दिया था, टोपे के ऐसे ऐसे दोस्त पड़े हैं दुष्ट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह है तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो यह है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 1857 के जगदीशपुर विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला, जिसे वर्तमान भोजपुर से जिला मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट की दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब के मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अठारह के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यह है आरा, जगदीशपुर वही आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह है, बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये किया था बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 को? वही कुंवर सिंह, सेम क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा, तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये राजपूत कुंवर सिंह, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? यह है दीवान मणिरात दत्त। असम में 1857 क्रांति के समय वहां के दीवान मणिरात दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, औवा के ठाकुर की सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर, बाकी अजमेर, नीमच और आउस था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ऑप्शन सी है शहादत खान, ये इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अमुल्ला, मौलवी इमदादुल्ला, नयाब लियाकत अली। तो ये जगह मौलवी अहमद उल्ला शाह। ये देखिए मौलवी अहमद उल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? तो यह है फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखा था गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर
मिर्जा गालिब का मूल निवास तो यह है आगरा। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 में हुआ था। जन्म हुआ था 1797 को, मृत्यु हुआ था 1869 में, यानी 69 3 72 साल जिए थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहादुर शाह। ये भगत सिंह तो 1900 लगभग थे, 1902 में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उधम सिंह। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ये थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने तो 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह तटस्थता बनाए रखी, या देशी शासकों के विरुद्ध किया? तो ये तटस्थता बनाए रखी, ना कुछ बोले ना ही कुछ विरोध किया। ये देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा, साहूकार और जमींदार। इसको आप लोग पढ़िए। ओके, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं है? तो यह है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर उपयुक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ, जगदीशपुर। ये हो जाएगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर। यहाँ पर क्या नाम है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से मिलाते हैं। बख्त खां जो है दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्ला अवध, और कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। यहाँ पर भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे कि दिया है जाएंगी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, और लखनऊ तो लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर तो ये थे आपके कानपुर में अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। तो ये लियाकत हजरत महल ने। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, और बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम हजरत, तो सभी ने लिया था, एक से अधिक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलाते हैं क्रांतिकारी और उनके स्थान। नाना साहब कहाँ से थे? तो ये थे कानपुर से। नवाब हामिद अली खान तो ये थे दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला तो ये कहाँ से थे? ये थे आपके लखनऊ से। मनीराम दीवान ये है असम से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे कैनिंग। 1857 का भारत गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ऑफिसर तो यह था आपका हैरिसे। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह बनाया था कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था पामस्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, और कर्नल वेलेस, और उपयुक्त सभी। तो सभी का जुड़ा है, किसी का नहीं जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
तो हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही कोई संगठन ही नहीं था। नेक्स्ट है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित नहीं थे। सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसा पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारजंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय विद्रोह सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों की क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजी समर्थन कर रहा था। ये कहाँ कर रहा था? तो केवल एक ही से हो जाएगा, स्थानीय शासकों क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो यह खोया था, नील ने खोया था, मेजर जनरल हेवाग ने खोया था और सर हेनरी लॉरेंस ने। 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही है, लेकिन और ये सही है और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए है, जर्ज जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह कहा वीडी सावरकर ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह दिया था वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह है वीडी सावरकर। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो यह है एस एन सेन। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो यह है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किस संबंधित है? तो यह आरसी मजूमदार से। नेक्स्ट किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरसी मजूमदार। अगला है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं? तो यह कहा आरसी मजूमदार। 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार, तो कुछ इसमें कमी लिखा हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन दिख रहा है डॉक्टर एसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। यहाँ पर देखिए डॉक्टर आरसी मजूमदार और एस एन सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था से मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा सही है? तो ये भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है और ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। तीसरा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया और चौथा है यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनियों के शासन को समाप्त कर भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था।
अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा के भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, ये पूरा किया गया था, बाकी कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य से मिलाने किसी भी विचार का परित्याग करना। सही है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का नियमन करना। तो एक ये सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पील आयोग। देख लीजिए पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों की भारतीय संख्या 1:2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई यह अनुपात 1:3 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिंध और पंजाब। उत्तर प्रांत, ऑप्शन नंबर सी। ये लास्ट क्वेश्चन था इस 1857 की क्रांति से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो चलिए ये समाप्त हुआ और अब हम लोग पढ़ा जाएगा अन्य जन आंदोलन। ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है और अभी इसमें बहुत थोड़ा ही बचा हुआ है, तो इसको लगातार पढ़ते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसमें जितने भी नए वीडियो आए तो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो इसमें घटना चक्र पढ़ाया जा रहा है और NCERT इसमें पूरा कर दिया गया है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक या क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पूरा कर दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को उठाया गया इसमें। और इसमें करंट अफेयर जो मैगजीन चल रही है वो, और VN-IS का ये सब मैगजीन चलाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे टेस्ट भी लगाए जा रहे हैं, टेस्ट जिसमें कि आप अगर UPSC, यूपी स्टेट PCS और RO का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट भी दिए और बहुत सारे हिंदी क्लासेस भी इसमें किए गए हैं, तो हिंदी भी क्लासेस अटेंड करिए। यूपी स्पेशल के भी क्लासेस में कराए गए हैं। तो आप सभी लोग इस सभी वीडियो का लाभ उठाइए। ये सभी जितने भी PDF लिए गए हैं ये सभी पैसे देकर लिए गए हैं, न कि फ्री में नेट से लिया गया है। तो आप सभी पैसे से बचें। पैसे अगर नहीं है तो वीडियो देखकर अपने एग्जाम को सफलता पाएं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।